आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं बिहार विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय आदरणीय राजेंद्र बाबू और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शंकर प्रसाद जी, वीरेंद्र बाबू और जिनकी काव्य रचना आज यहाँ आप लोगों ने देखी, सुजाता मिश्र जी उपस्थित हैं, मधु जी उपस्थित हैं और आप सब हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित होने वाले हमारे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान लेखक कवित्री यहाँ मौजूद हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, जो इस तरह के कार्यक्रमों की नींव रखते हैं, उसे अच्छे से संवारते हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे भी बोलने का मौका उन्होंने दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी बात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियों से करना चाहूँगा। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब, होश में भी एक पूरा देश यह बेहोश है, खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी, सोचता उनका नहीं खूंटियों का दोष है। ये पंक्तियाँ जब लिखी गई थी बड़ी चर्चा हुई थी, उस समय के परिवेश में इसको प्रासंगिकता से जोड़ा गया था, लेकिन आज भी जब मैं पढ़ता हूँ तो इसकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई। ये हिंदी साहित्य की ताकत को बयां करती है। छुटपन में मैंने 5वीं या 6वीं कक्षा में, मुझे ठीक से याद नहीं, मैंने श्रद्धेय आर.सी. प्रसाद सिंह की कविता पढ़ी थी। उसकी 2 पंक्तियां आज भी जेहन में याद है। यह जीवन है या निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। मैंने उस समय इसके माने नहीं समझे थे, लेकिन जब आज बरसों बाद मैं इन पंक्तियों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है यही तो जीवन है, यही इस कविता की और हिंदी साहित्य की ताकत है। इस देश में आजादी के बाद 60 के दशक में जयप्रकाश ने, लोकनायक जयप्रकाश जी ने राजनीति से एक तरह से संन्यास ले लिया था और सामाजिक जीवन जी रहे थे। लेकिन जब गुजरात में छात्रों पर गोली चली तो उन्होंने आंदोलन का निर्णय लिया और जब उनकी पहली सभा हुई थी तो उस सभा में जिन पंक्तियों को प्रमुखता से गुनगुनाया गया था वो पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां थी। सदियों से ठंडी बुझी रात, सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन लाती है, दोहरा समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। इन पंक्तियों में ऐसी ताकत हुई कि पूरी देश की दशा और दिशा बदल गई। यह साहित्य की ताकत है और इस ताकत को संजोने का संकल्प आज इस मंच से लेना होगा। और मैं 1-2 कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा जो मैंने 8वीं 9वीं में पढ़ा। कफन जब मैंने पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, बाप बेटे जाड़े की रात में अलाव ताप रहे हैं और बेटे की नवविवाहिता पत्नी घर के अंदर प्रसव पीड़ा से चीख रही है। वो कहानी आज भी मेरे जीवन में है। 9वीं कक्षा में जब मैंने फणीश्वरनाथ रेणु की ठेस पढ़ी थी तो एक पात्र था शिक्षक, जो मुख्य पात्र हुआ करता था, एक कारीगर था वो, और किसी बात से उस परिवार से उसको ठेस लगी। मानो बिटिया जो उस परिवार की बेटी थी, जिसको अपने बनाए हुए सामान उसे देने थे, उसने साफ इनकार कर दिया। मानो बहुत उदास हो गई। लेकिन
जब मानो रेलवे स्टेशन पर अपने ससुराल जाने के लिए खड़ी थी, तो सिलचंद ने अपने सर पर लाए हुए तमाम जो मानो की इच्छा थी कि हमें मिले, उसको वो सौंपता है। बड़ा ही भावनात्मक लगाव एक परिवार के साथ एक कारीगर का, ये साहित्य की ताकत है। बाद के दिनों में मैंने निर्मल वर्मा को पढ़ा, उनकी एक कहानी परिंदे। लतिका जी उस केंद्र बिंदु में है, वो टीचर की भूमिका में है। एक जो उनकी विद्यार्थी है, नवयुवती जूली, भावनात्मक संबंधों का तिरे, लतिका जी को अपनी पुरानी दिन याद आते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। जयंत कुमार की खेल मैंने पढ़ी, और ये कहानियां ये हमारे समाज को बयां करती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कहानियों के अतिरिक्त मैं उपन्यास का जिक्र करना चाहूंगा। 1930 में जब मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास लिखी, तो उसमें एक बात होता है देवी देवी, वो पूछता है कि स्वराज के माने क्या है? क्या तुम भी अंग्रेजों की ठाट बाट में रहोगे, वैसे बंगलों में रहोगे, क्या वैसी गाड़ियों में चढ़ोगे? आज भी ये सवाल हमारे जहन के सामने है। 1930 के बाद करीब 100 साल होने को आए हैं। आज भी समाज और वो जो देवी दिन का प्रश्न है हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है, वो ताकत हिंदी साहित्य में है। इसीलिए वो सवाल आज भी लाजमी है। नारी विमर्श की चर्चा होती है। मैं जहां भी इस तरह के कार्यक्रमों में जाता हूं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी मैंने पढ़ी, और श्रद्धा भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। जल प्लावन के बाद जब श्रद्धा की भेंट मनु से होती है, मनु बड़े निराश हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब क्या होगा, अब तो जगत का अस्तित्व ही मिट जाएगा। श्रद्धा उनके पास पहुंचती है। जब मनु को यह एहसास होता है कि कोई मेरे पास है, तो वो पूछते हैं, हे बसंत के दूत, कौन हो तुम? तुम मेरी निराशा में आशा की लेख हो और तपन में शीतल बयार हो। फिर मनु और श्रद्धा का मेल होता है, और किसी बात पर जब मनु रूठ कर शाश्वत देश चले जाते हैं, तो वो श्रद्धा है जो उन्हें खोद कर निकालती है। ये श्रद्धा भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है, जो संघर्षों से जूझना जानती है। और छायावाद और प्रगतिवाद में भारतीय नारी को सबला करार दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं प्रभा केतान की अन्य से अनन्या पढ़ता हूं, तो नारी की दशा और दिशा भारतीय समाज में बड़ी ही संजीदगी के साथ उन्होंने परिलक्षित की है। वो कहती हैं कि कैसे वीरान वो दिन थे जब मां की एक बोली सुनने के लिए घंटों दरवाजे पर बैठ खड़ी रहती थी, लेकिन वो बेटी थी, उस मां से धुतकार दी जाती थी। ये भारतीय नारी के सामाजिक चित्रण, उसके परिवार, ये पीड़ा सिर्फ प्रभा जी की नहीं है, ये पीड़ा हमारे और आपके बीच और हमारे समाज की पीड़ा है। आज भी नारियों को जूझना पड़ता है। मैं इस उपन्यास का जिक्र इसीलिए कर रहा हूं कि आज भी नारी लेखन, स्त्री विमर्श की आवश्यकता इस समाज को है। एक उपन्यास मैंने मुझे बहुत पसंद है, सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। साहित्य अकादमी मिली, और उस उपन्यास का जो पात्र है वर्षा वशिष्ठ, वो हर्ष के साथ लिविंग रिलेशनशिप में आती है। ये उपन्यास जब लिखी गई थी तब लिविंग रिलेशनशिप के बारे में लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज के इस समसामयिक दौर में अब तो इसे कानूनी और वैध मान्यता भी मिल गई है। तो ऐसे उपन्यास जब लिखे जाते हैं और
जो लिखने वाले लोग हैं, लेखक हैं, उनकी सोच कितने विशाल होते हैं कि वो आगे आने वाले समय को भांप लेते हैं और वो शब्दों में उन्हें पिरो देते हैं और 10-20 साल बाद भी वो सच होकर प्रकट होता है। ये हिंदी साहित्य की ताकत हो जाता है। हमारे कोसी के क्षेत्र में एक बड़े उपन्यासकार हुए राजकमल चौधरी जी, उन्होंने लिखी मछली मरी हुई, और वो लेस्बियन के ऊपर थी। 60s में जब वो लिखी गई कोई चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। आज ढेरों आलेख आ रहे हैं, उस पर चर्चाएं हो रही है। तो साहित्य तो समाज का दर्पण होता है, उसका आईना होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एक और उपन्यास की मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा जो मेरे जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। जैसा कि जज साहब ने कहा और माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि विदेशों में हिंदी बोली जाती है, पढ़ी जाती है, चर्चा होती है। जब फणीश्वरनाथ रेणु ने मैलांचल लिखी, प्रशांत बनर्जी, कमली, बावन दास, मुझे तो लगता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो जिंदा दस्तावेज है। इतनी सारी बातें उसमें है और लोगों ने आंचलिक उपन्यास उसे कहा, क्योंकि आंचलिकता के शब्द उसमें हैं, उसमें लोकोक्ति है, स्थानीय मुहावरे हैं। लेकिन उस उपन्यास की बदौलत रेणु जी को पद्मश्री सम्मान मिला और सबसे बड़ा सम्मान उनके मरने के बाद आज मिल रहा है, जब हिंदी साहित्य और सिनेमा पर शिकागो और बाहर के यूनिवर्सिटीज में चर्चा और रिसर्च हो रहे हैं, तो रेणु जी पहला नाम आता है। एक मिनट, मैं आपसे दो बातें और कहना चाहूँगा कि कलकत्ता की घटना हुई, निर्भया की घटना हुई, दो चुनावों के बीच में एक आम आदमी सिर्फ वोटर होता है। साहित्य को जयपाल साहब ने कहा कि लेखक को अपनी आत्मनिर्भरता से बाहर निकलकर लिखनी होगी, लेखक को लिखना पड़ेगा। और जब समाज में इस तरह के दौर से जब समाज जूझ रहा हो, जहां मानवीय मूल्यों का क्षरण हो रहा हो, मैं कलकत्ता की घटना को मानवीय मूल्यों के क्षरण से जोड़ता हूं, उस समय साहित्यकार की भूमिका बड़ी बन जाती है और साहित्यकार को लिखना पड़ेगा, तब समाज में मानवीय मूल्यों का स्थापन हो सकेगा। इसीलिए मैं इस मंच से मैं संकल्प करता हूं और आपसे भी बात करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि साहित्यकार को साहित्य लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। और सरकार के बड़े लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं को सरकार संपोषित करे, संवर्धित करे और उनको मदद करे, ताकि ये हिंदी साहित्य का कारोबार आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।